Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Photochemistry, and in this series today we will study photosensitized reaction. आज हम फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश संवेदन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसा कि हमने फोटोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने कई तरह की फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस का अध्ययन किया है। उसके साथ में क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी और जो है रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड, रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड, जेबलॉस्की डायग्राम, ये सभी पढ़े हैं। इसी की सीरीज़ में आज हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन भी पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश संवेदन की अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट फोटोन या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर सकता, जिससे कि वह अभिक्रिया होने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट में कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ मिलाए हैं जैसे कि मरकरी या कैडमियम की वेपर्स, अगर हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला लेते हैं, उनकी सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लिए बिना प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करती हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन कहते हैं। और जो हम बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसे हम फोटोसेंसिटाइज़र कहते हैं। तो जो फोटोसेंसिटाइज़र होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर अपनी ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ को स्थानांतरित कर देते हैं और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम फोटोसेंसिटाइजेशन या जो प्रोसेस है उसे हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं और रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। और जो पदार्थ है उसे हम सेंसिटाइज़र कहते हैं। तो इस पदार्थ के रूप में हम कई परमाणविक जो है फोटोसेंसिटाइज़र भी यूज़ करते हैं और आणविक फोटोसेंसिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र भी होते हैं। सबसे पहले हम परमाणविक फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में मरकरी और कैडमियम की वाष्प का अध्ययन करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मरकरी की वाष्प को अगर हम मरकरी की वाष्प को फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में उपयोग में लेते हैं तो वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर अपनी एनर्जी उस रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र करता है जो कि डायरेक्ट फोटोन का अवशोषण नहीं करता है। तो ये रिएक्टेंट इससे एक्साइट होकर के अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और मरकरी जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह से जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। इसमें मरकरी एक सेंसिटाइज़र के रूप में कार्य कर रहा है। उसके बाद मरकरी अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को देगा, जिससे हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम्स में चेंज हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इससे दूसरे रिएक्टेंट COC रिएक्ट करके HCO बनाएगा। HCO जो है हाइड्रोजन, दूसरा जो एटम है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करके HCHO मतलब एक प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे कि हम फॉर्मेल्डिहाइड देख रहे हैं। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और हाइड्रोजन फिर फ्री हो रहा है और दो HCO की जो मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइन होकर के फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, या फिर ये जो HCO के मॉलिक्यूल्स हैं वो CHO ग्लाइऑक्सिल भी बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है उसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जिससे कि वाटर बनता है। इसमें भी हम मरकरी को फोटोसेंसिटाइजर के रूप में उपयोग में लाते हैं। मरकरी फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करता है, फिर ये खुद ग्राउंड स्टेट में आता है, हाइड्रोजन एनर्जी लेके एटॉमिक हाइड्रोजन बनाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HO2 बनाता है। दो HO2 की रिएक्शन से H2O2 और ऑक्सीजन बनता है और H2O2 जो है डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बना सकता है। अब हम तीसरा अध्ययन पढ़ेंगे अमोनिया का वियोजन। अमोनिया का अभी तक जो हमने जो दोनों रिएक्शंस पढ़ी हैं उसमें दो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन है। अब हम अमोनिया का वियोजन पढ़ेंगे। इसमें भी जो परमाणविक मरकरी जो है वेपर स्टेट में है वो इसमें फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रही है। एक्साइटेड स्टेट में जाकर के अपनी एनर्जी अमोनिया को दे रही है। अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद अमोनिया जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है और मरकरी ग्राउंड स्टेट में है। अमोनिया जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है NH2 और H में, और H और H दोनों कंबाइन होकर के H2 बना रहे हैं। उसके बाद जो NH2 हैं वो कंबाइन होकर के यहाँ पर N2H4 बना रहे हैं और N2H4 एक H से मिक्स होकर के NH3 और NH2 बनाता है और फाइनली दो NH2 मिल करके N2 और 2H2। और पूरी रिएक्शन का राइट हैंड साइड देखें तो हमें NH3 से 2NH3 से
N2 और 3H2 प्राप्त होता है। इस तरह से अमोनिया के वियोजन की जो रिएक्शन है वो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन कहलाती है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र। नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में हम क्लोरोफिल के एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल जो है वो मतलब फोटोन को लेकर के एक्साइटेड स्टेट में आता है। उसके बाद अपनी एनर्जी जो है वाटर को ट्रांसफ़र करता है और खुद ग्राउंड स्टेट में आता है। वाटर एक्साइटेड स्टेट में आता है। वाटर एक्साइटेड वाला जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होकर फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जिसमें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, फोटोन के एब्जॉर्प्शन के कारण होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही ऐसे रिएक्टेंट हैं जो कि डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। इसीलिए हरी पत्तियों में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है वो नेचुरल फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है, जो कि फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, अपनी एनर्जी किसी एक रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र करके उसको हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाता है और उसके बाद ये रिएक्शन फॉलो होकर के यहाँ पर हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक फोटोसेंसिटाइज़र कौन कौन से थे, मरकरी और कैडमियम की वेपर्स थी। फिर हमने पढ़ा नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र कौन सा है, क्लोरोफिल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेनिल जो एक्टिनोमीटर में जो यूरेनिल आयन जो है संवेदक के रूप में कार्य करता है। इसमें हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें जो यूरेनिल सल्फेट है वो फोटोसेंसिटाइज है और यूरेनिल सल्फेट क्या है, यूरेनिल सल्फेट में भी जो यूरेनिल आयंस होते हैं वो फोटोसेंसिटाइजर का काम करते हैं। यूरेनिल आयंस फोटोसेंसिटाइजर का काम करते हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूरेनिल आयंस में कन्वर्ट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये एनर्जी अपनी किसको दे रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड को दे रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है किस किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और यूरेनिल आयन अपनी प्रारंभिक अवस्था मतलब अनएक्साइटेड स्टेट में लौट आते हैं। तो इस तरह से जो ऑक्जेलिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये क्यों पॉसिबल है, हमने इसमें आणविक फोटोसेंसिटाइजर डाला है, उसके रूप में हमने यूरेनिल सल्फेट डाला है। यूरेनिल सल्फेट में जो यूरेनिल आयंस होते हैं वो जो है प्रकाश के प्रति जो है प्रकाश संवेदक का कार्य करते हैं और फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तभी यह अभिक्रिया संभव होती है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर में, और यूरेनिल आयंस जो हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ये वाला जो मेथड है वो हमने पहले प्रकाश की जो तीव्रता निर्धारण कर रहे थे, हम प्रकाश की अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या या फोटोन की संख्या का जो निर्धारण कर रहे थे उसमें भी पढ़ा है। 3 मेथड्स पढ़े थे हमने उसमें, थर्मोपाइल मेथड पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेथड पढ़ा था और रासायनिक एक्टिनोमीटर मेथड पढ़ा था। तो उसमें हमने यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर का अध्ययन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो इस तरह से फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं और फोटोसेंसिटाइज़र के अलग अलग हमने फॉर्म्स भी पढ़े हैं कि जैसे ये नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र है और जो ये है वो जो है मॉलिक्यूलर फोटोसेंसिटाइज़र है। इसके अलावा पहले हमने एटॉमिक फोटोसेंसिटाइज़र पढ़े हैं। अब हम इसी में ही एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। मतलब जो जेबलॉन्स्की डायग्राम पढ़ा था हमने वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके लिए हम जेबलॉन्स्की डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 जेबलॉन्स्की डायग्राम बनाए हैं। एक तो बनाया है डोनर के लिए यानी सेंसिटाइज़र के लिए, जो फोटोसेंसिटाइज़र है चूँकि वो अपनी एनर्जी डोनेट करता है इसलिए हम उसको डोनर कहते हैं, और जो रिएक्टेंट होता है वो एनर्जी लेता है, इसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। सेंसिटाइज़र क्या है, सेंसिटाइज़र यहाँ ग्राउंड स्टेट में है और अपनी जो फोटोन लेकर के वो हायर एनर्जी स्टेट S1 में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। एक्साइटेड स्टेट से वो अपनी जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट S1 में जा रहा है, इसको हम डोनर की S1 स्टेट को हम D1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा कहाँ पर आ रहा है, T1 स्टेट में आ रहा है।
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा T1 स्टेट में आ रहा है और T1 स्टेट्स में आते ही अपनी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र, जिसको हम डोनर के T1 स्टेट को हम D3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर T1 स्टेट में आते ही अपनी एनर्जी को किस में देता है, वो अपनी एनर्जी को जो है रिएक्टेंट को देता है। रिएक्टेंट अपनी एनर्जी एक्सेप्ट करके कहाँ जाता है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। जो एक्सेप्टर की एक्साइटेड स्टेट को हम 3A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन बी की 3D जो है D3 + A = 3A + D। इस तरह से हम जो एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शन होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सारी जो जेबुलॉन्स की डायग्राम है, इसमें जो काम आने वाली जो टर्म्स हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले डोनर इसमें सिंगलेट स्टेट में था, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, किस में जाता है, ग्राउंड स्टेट में है, सिंगलेट स्टेट में है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, सिंगलेट स्टेट में जाएगा। सिंगलेट स्टेट से जो डोनर है वो किस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है। ट्रिपलेट स्टेट में ही वो अपनी एनर्जी को डोनेट करता है एक्सेप्टर को। फिर जो एक्सेप्टर है वो ट्रिपलेट स्टेट में आता है, डोनर अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। एक्सेप्टर जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद ही उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे कि हम फोटो सेंसिटाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जो ये 3D अगर उत्पाद में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन की क्वेंचिंग हो रही है, रिएक्शन कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही है। तो यहाँ हमने देखा जो सिंगलेट स्टेट है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन, न तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन से प्रोडक्ट भी नहीं बनता है और एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। तो कोई भी जो रिएक्टेंट है वो जो ग्राउंड स्टेट से पहले सिंगलेट स्टेट में जाएगा, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए सिंगलेट स्टेट वाले को ट्रिपलेट स्टेट में आना पड़ता है और फिर ट्रिपलेट स्टेट से वो अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करता है किसको, A3 + D को। तो इस तरह से ट्रिपलेट से वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो आज हमने फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन पढ़ा। यहीं पर ही फोटो केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।